क्या आपको भी पियाजेट, वाइगॉत्स्की और कोलबर्ग की थ्योरीज कंफ्यूज करती हैं? डीएलएड एग्जाम्स में चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। बस ज़रूरत है इन क्वेश्चंस को अच्छे से डिकोड करने की। वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स लेयर। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड 2025 चाइल्ड डेवलपमेंट का एनुअल एग्जामिनेशन पेपर। हम सिर्फ आंसर्स नहीं दिखेंगे बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। अगर आप 2026 एग्जाम्स में टॉप मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट। पेन और पेपर उठा लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। These are some general instructions of the paper. Do read it before. आइए चलते हैं पार्ट 1 जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ बोन हार्डनिंग इज नोन एज मैच्योरेशन, ऑसिफिकेशन, मोटर डेवलपमेंट या स्केलेटल फ्यूजन। तो जो बोन हार्डनिंग होती है उसकी प्रोसेस का साइंटिफिक नेम होता है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन को ऑस्टियोजेनेसिस भी कहा जाता है। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे न्यू बोन टिश्यू फॉर्म होती है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which factor significantly affects social, emotional and moral development in children? Peer relationships, exposure to media, relationship with teachers या all of the above? तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर है all of the above। ये सारे ही फैक्टर्स बच्चे की सोशल, इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट के अंदर काम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, which factor plays a crucial role in cognitive development? Independent exploration, social interaction, genetic inheritance या reflexes? तो एक टिप, जब भी वाइगॉत्स्की की बात आए तो उन्होंने सोशल इंटरैक्शन पे बच्चे की बात की है। वो बात करते हैं कि जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है, तो इसलिए जब भी आपको वाइगॉत्स्की दिखे तो आंसर होगा सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following best describes self concept? इनमें से सबसे अच्छे कौन सी डेफिनेशन है सेल्फ कॉन्सेप्ट की? पहला, a person's physical appearance, a person's beliefs, attitudes and perceptions about themselves, the way society perceives an individual या फिर a temporary emotional state। तो अगर हम एलिमिनेशन लगा के भी देखें तो ऑब्वियसली सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं होता सेल्फ कॉन्सेप्ट। सोसाइटी कैसे इंडिविजुअल को परसीव करती है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, खुद की। सेल्फ कॉन्सेप्ट जब आ जाता है तो वो टेम्पररी भी नहीं हो सकता। इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है किसी भी इंसान की बिलीफ, एटीट्यूड और परसेप्शंस, उनका POV खुद के लिए। तो आंसर है बी। नेक्स्ट, चूज ट्रू और फॉल्स। ग्रोथ इज मेजरेबल बट डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज मेजरेबल। तो अगर आपको पता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस तो यहाँ आंसर बहुत इजी होगा करने के लिए। ग्रोथ मेजरेबल होती है, ऑब्वियसली आप अपना जो ग्रोथ होती है वो फिजिकल एस्पेक्ट में आती है डेवलपमेंट के। तो जो वेट हो गई, हाइट हो गई, दैट इज़ मेजरेबल, तो इट इज़ ट्रू। लेकिन सेकेंड पार्ट कहता है डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑलवेज मेजरेबल। डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, मॉरल, मोटर, सोशियो इमोशनल। ऑब्वियसली जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, आप सोशल डेवलपमेंट इतनी मेजर नहीं कर सकते। तो द आंसर इज़ ट्रू कि ग्रोथ मेजरेबल होती है, पर ज़रूरी नहीं है हमेशा डेवलपमेंट भी मेजरेबल हो। डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेयर एज ग्रोथ इज़ ओनली क्वांटिटेटिव। सिक्स्थ है, अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू बिकम मोर केयरिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट रादर दैन ग्रोथ। अभी हमने बात की जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट होता है बच्चे का, लेकिन डेवलपमेंट में मॉरल, जैसे किसी भी बच्चे की एबिलिटी टू बिकम मोर केयरिंग, इट कम्स इन द इमोशंस एंड द मॉरल, विच इज़ वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट रादर देन ग्रोथ। तो आंसर इज ट्रू। आगे चलते हैं। द एबिलिटी टू थ्रो अ बॉल एक्यूरेटली इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल्स। अब आपने मोटर स्किल्स में दो चीज़ें सीखी होंगी, एक होगा फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स। जब भी फाइन मोटर स्किल्स की बात आती है तो उसमें याद रखना वो होती है हमारी फिंगर्स
की बात, फॉर एग्जाम्पल कुछ ब्रश से ड्रॉ करना, पेंसिल से कैलीग्राफी लिखना, उसमें फाइन मोटर स्किल्स यूज़ होती हैं. बट जब बात आती है स्पोर्ट्स की या बॉल को थ्रो करने की या बैट से खेलने की, उसमें हमारे लिम्स यूज़ होते हैं. उसमें बात आती है ग्रॉस मोटर स्किल्स की, which is why the ability to throw a ball accurately is the example of not fine but gross motor skills. So this is false. Question number 8. Emotional regulation begins to develop in infancy and is further refined during early childhood. तो ये वाली बात बिल्कुल सच है कि जो इमोशनल रेगुलेशन होती है ये इन्फेंसी में ही डेवलप करना शुरू कर जाती है. और ये किस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जो केयर गिवर है, यानी कि जो फैमिली हो गई, मदर हो गई, पेरेंट्स हैं, उनके इंटरेक्शन से जो है ये चीज़ सपोर्ट होती है. और फर्दर जैसे जैसे बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में जाता है, यानी 3 साल का 5 साल का होता है, तब ये और ज़्यादा रिफाइन होनी शुरू हो जाती है. इसमें जो बच्चा है वो समझ जाता है कि वो कैसा इमोशन फील कर रहा है, वो बता सकता है कि अभी मैं नाराज़ हूँ, या वो रो रहा है, वो अपसेट है. तो इसका आंसर है ट्रू. नेक्स्ट, Vygotsky's theory suggests that language plays a minor role in cognitive development. तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि जो वाइगॉट्स्की थे उन्होंने बोला था कि जो लैंग्वेज है वो तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करती है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, ना कि माइनर रोल. तो दिस इज़ रॉन्ग. वो कह रहे थे कि जो लैंग्वेज होती है ना वो सोशल इंटरेक्शन का एक मेजर टूल होती है. ऑब्वियसली जब तक लैंग्वेज नहीं होगी आप आसपास लोगों से इंटरेक्ट कैसे करोगे, सोसाइटी में बात कैसे कर पाओगे. इसी वजह से जो लैंग्वेज होती है इट प्लेज अ वेरी बिग रोल कॉग्निटिव ग्रोथ के अंदर. क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू आप सोशल इंटरेक्शन करते हो और उसी के थ्रू आपकी जो सोच है, थॉट होता है, वो भी लैंग्वेज की वजह से आता है. इनफैक्ट दोनों पैरेलल चलते हैं, पहले थॉट और लैंग्वेज, और आगे जाके वो दोनों मर्ज हो जाते हैं. इसलिए उन्होंने प्राइवेट स्पीच की भी बात की है. क्वेश्चन नंबर 10. सेल्फ एस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट एन इंडिविजुअल्स लाइफ. जो सेल्फ एस्टीम है क्या वो एक इंडिविजुअल की लाइफ में पूरा समय सेम ही रहता है? तो द आंसर इज फॉल्स. ऐसा नहीं है. सेल्फ एस्टीम कुछ स्टैटिक नहीं होता, वो फ्लक्चुएट हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में. हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आए या फिर पर्सनल ग्रोथ, एज की वजह से इट कैन चेंज. इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं. यहाँ पे है असर्शन रीजन के क्वेश्चंस. क्वेश्चन 11. असर्शन. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. रीजन दे रखा है growth refers to biological changes while development includes physical, cognitive, emotional and social changes. तो दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहली स्टेटमेंट सही है. ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं. रीज़न की जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि जो ग्रोथ है वो बायोलॉजिकल चेंजेस में आते हैं, उसे कहा जाता है, वेरस डेवलपमेंट के ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. इंडिपेंडेंटली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू. लेकिन आर जो है वो असर्शन का रीज़न नहीं है. ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये डिफाइन कर रहा है कि ग्रोथ में क्या आता है, डेवलपमेंट क्या होता है. वेरएस असर्शन जो स्टेटमेंट है वो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ये बता रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के. सो इसका आंसर है बी. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इसके सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. असर्शन. The rate of physical growth is the same for all individuals. Reason: height and weight are influenced by genetic, environmental and nutritional factors. पहली स्टेटमेंट देखें assertion की, तो जो फिजिकल ग्रोथ का रेट है इट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. तो ये गलत है बिल्कुल. तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही गलत है. रीज़न की बात करते हैं तो हाइट एंड वेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक, एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. येस, दिस इज टोटली करेक्ट. तो इसलिए इसका आंसर है डी पार्ट. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. आगे चलते हैं. असर्शन. एडोलेसेंट्स आर मोर लाइकली टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स एंड अथॉरिटी. रीजन:
The cognitive development in adolescence allows individuals to think critically and question existing beliefs. तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाँ, जो एडोलसेंट्स होते हैं वो सोसाइटी के नॉर्म्स को, अथॉरिटी को ज़्यादा चैलेंज करते हैं, और इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जब एडोलसेंट बच्चा होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है अडॉप्ट करता है, और जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स है उन्हें क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है। तो इसीलिए आंसर है इसका ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। The formal operational stage allows individuals to think hypothetically and abstractly. इसका रीज़न, this stage enables problem solving beyond direct experiences. तो यहाँ पे प्याजे ने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें से एक स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी बात हुई है। ये लास्ट स्टेज बताई है उन्होंने, तो ये बात बिल्कुल सच है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी आ जाता है। तो इसका आंसर है ए। बोथ और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, असर्शन रीजन करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज फॉर्म्ड थ्रू सोशल इंटरैक्शंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और इसका रीजन दिया गया है कि आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स develops as we receive feedback from others and then reflect on our life events. तो हाँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से तो फॉर्म होता ही होता है, साथ ही साथ दूसरों से बात करते टाइम उनसे पूछ के कि हम कैसे हैं, उनसे फीडबैक लेके भी आपका जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो इसका आंसर है ए। मूविंग ऑन, पार्ट 3। तो पार्ट 3 के अंदर एक यहाँ पे है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इन अप्रॉक्स 100 वर्ड्स। इसमें 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बट आपको ध्यान से सिर्फ और सिर्फ 5 ही करने हैं, एंड वो 5 कीजिएगा इन विच यू आर एक्सट्रीमली श्योर ऑफ द आंसर्स, एंड दीज आर 5 मार्कर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट इज, इफ यू नोटिस अ चाइल्ड इन योर क्लास स्ट्रगलिंग विथ सोशल इंटरैक्शंस एंड मेकिंग फ्रेंड्स, हाउ वुड यू एड्रेस दिस इशू। अगर आपकी क्लास में एक बच्चा है और वो सोशली इंटरेक्ट करने में और दोस्त बनाने में स्ट्रगल कर रहा है, तो आप क्या करोगे। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि सोशल इंटरेक्शन जो है एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का। इससे जो बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस होती है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है वो फॉस्टर होती है। अब जब बच्चा फ्रेंड्स बनाने में स्ट्रगल करेगा तो उससे आइसोलेशन जो है उसकी तरफ बच्चा चला जाता है, और उसकी जो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो उसकी पर्सनालिटी की ग्रोथ होनी है, उसमें दिक्कतें आती हैं। एज अ टीचर आपको एक एम्पैथेटिक अप्रोच की ज़रूरत है इस बच्चे को सोशली इंटरैक्ट कराने में क्लासरूम में। तो आप क्या करोगे, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, पहले आप ऑब्जर्व करो बच्चे को अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेटिंग में, क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में, और देखो कि इसको इशू क्या है, क्या सोशल एंजाइटी है बच्चे को, या फिर वो कम्युनिकेट नहीं करा रहे, या जो पीयर्स हैं वो ही उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बडी सिस्टम, बच्चे को किसी मैच्योर, सोशली मैच्योर पीयर होगा क्लास में ही किसी बच्चे को, फॉर एग्जांपल वो शायद स्टूडेंट है तो उसे क्लास लीडर के साथ साइंस प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप जो है पेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे एक लो प्रेशर एनवायरनमेंट होगा, बच्चा अब उस पीयर से बात करेगा, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड ग्रुप एक्टिविटीज़ कराइए, कोलैबोरेटिव टास्क ऑर्गेनाइज करो, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप प्रोजेक्ट जिसमें सारे बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे, तो उससे क्या होगा, इंटरेक्शन हुई, डिपेंडेंसी हुई टीममेट्स पे, आपस में बात करना बच्चे सीखेंगे। सोशल स्किल्स कोचिंग, रोल प्ले जैसी चीज़ों को यूज़ कीजिए जिससे यही उसमें डायलॉग्स हो, फॉर एग्जांपल कैन आई जॉइन योर गेम या वुड यू लाइक टू शेयर माई कलर्स। इसके जो डायलॉग्स हैं उन्हीं को इस तरीके से बनाइए कि जो बच्चा है वो डेली लाइफ में सोशली इंटरेक्ट करने में इसको यूज़ कर सके। एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इंक्लूसिव बिहेवियर को सेलिब्रेट किया जाए। अगर कोई बच्चा शेयरिंग कर रहा है किसी चीज़ की तो उसको एक्नॉलेज करो, और क्लास के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट करो, बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो थ्रू क्लैप्स या फिर एक्नॉलेजमेंट। By creating a supportive environment and providing direct social guidance, a teacher can transform a child's school experience from one of isolation to one of active participation.
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो क्या इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट पे, आइए देखते हैं। बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है, इंटरेक्शन होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स में यानी कि हेरिडिटी में, और एक्सटर्नल लाइफ एक्सपीरियंस में यानी जो इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जा रहा है। दिस इज ऑफन समराइज्ड इन द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। यहाँ पे जो दोनों ही एलिमेंट्स उनको कंसिडर किया जाता है एक बच्चे की या फिर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। अब हेरिडिटी होती है नेचर, यानी कि वो ट्रेट्स जो जीन्स के थ्रू पास डाउन हुए हैं जनरेशन बाय जनरेशन में। यानी कि एक एग्जांपल देखें तो जो चाइल्ड है वो टॉल फिजिक उसका है, या फिर कोई स्पेसिफिक टेम्परामेंट है कि वो काम है, शांत बच्चा या बड़ा एक्टिव है, वो उसको उसके पेरेंट्स से मिलता है कि बच्चा टॉल होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसका टेम्परामेंट कैसा होता है, उसका आई का कलर कैसा होगा, ये सब। इन्वायरमेंट, नर्चर, इसमें सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, फैमिली का कल्चर, स्कूलिंग की क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जब बहुत ही ज़्यादा उसका हाई इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है मैथ के लिए, वो तभी तो एक्सेल कर पाएगा जब उसको बुक्स होंगी, अच्छी टीचर होंगे और एक सपोर्टिव लर्निंग एटमॉस्फेयर होगा। द मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप, जो डेवलपमेंट है ये इन दोनों का सिंपल एडिशन नहीं होता बल्कि प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। एक रिच इन्वायरमेंट कैन मैक्सिमाइज अ मॉडेस्ट जेनेटिक पोटेंशियल वाइल अ पुअर इन्वायरमेंट कैन स्टिफाइल अ गिफ्टेड वन। मतलब अगर एक नॉर्मल बच्चा के पास नॉर्मल जीन्स है बट उसको इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा मिला है तो वो अपने पोटेंशियल तक बच्चा जा सकता है। लेकिन अगर एक गिफ्टेड बच्चे को बहुत ही पुअर इन्वायरमेंट मिले तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं हो पाएगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब इससे ये भी पता चलता है, एक एग्जांपल हम ले कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनकी हेरिडिटी तो सेम आई है, लेकिन अगर उनको आप अलग अलग घर में रेस करो, अलग अलग इन्वायरमेंट में वो दोनों पले बढ़े, तो उससे भी जो उनकी पर्सनालिटीज़ है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी और स्किल सेट भी अलग होंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है इस चीज़ को। तो in conclusion, while heredity provides the raw material or potential for development, the environment acts as a sculptor that determines the final form of a child's personalities and abilities. Question number 18. Imagine you are a teacher and you notice a child struggling with fine motor skills like holding a pencil or using scissors. How would you help the child to improve motor development? आप एक टीचर हैं, आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है आपकी क्लास में, उसको फाइन मोटर स्किल्स जो है इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, वो स्ट्रगल कर रहा है पेंसिल पकड़ने में या सीजर यूज़ करने में, तो आप उसको कैसे हेल्प करोगे? तो फाइन मोटर स्किल्स जैसे मैंने पहले भी बताया था उसमें क्या होता है, उसमें स्मॉल मसल की मूवमेंट होती है, उनकी कोऑर्डिनेशन देखी जाती है, हैंड्स में ज़्यादातर, फिंगर्स में और आँखों के साथ उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन में, सिंक्रोनाइजेशन में। और हमारे कुछ एकेडमिक टास्क होते हैं जैसे कि राइटिंग या फिर कुछ जैसे डेली एक्टिविटीज़, शर्ट का बटन जो है उसको लगाना, इन चीज़ों की जो मास्टरी है वो बहुत ज़रूरी भी होती है। तो कैसे बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स उसकी डेवलप कराई जाए? पहला, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज़ यूज़ की जाए जैसे कि स्ट्रेस बॉल्स है उसको स्क्वीज़ करवाना, या जो प्ले डो होती है, क्ले होती है, उससे कुछ कुछ बनवाना। बच्चों को बोलना कि पहले आप छोटे छोटे बीड्स हैं इनको क्ले के अंदर ना छुपा दो, फिर इनको धीरे धीरे ढूंढना। कुछ प्रिसीजन टास्क करवा सकते हैं जैसे कि लेसिंग या थ्रेडिंग, बीड्स दे दो बहुत सारे साइज़ के, बच्चों को बोलो इनको डालो। इससे क्या होगा, इससे पेंसिल को पकड़ने की जो ग्रास्प है वो इम्प्रूव होगी। प्री राइटिंग सेंसरी प्ले, बच्चों को बोलो कि आप सैंड की ट्रे के अंदर जो है या फिर क्रीम सारी बिछा दो और उस पर लेटर्स या शेप्स को ड्रॉ करो, मिट्टी के अंदर जैसे ड्रॉ कर करके लिखते हैं। इससे क्या होगा, इससे लेटर फॉर्मेशन के टाइम पे उनकी जो मोटर मेमोरी है वो काम आएगी। अडेप्टिव टूल्स, यूज ट्रायंगुलर शेप पेंसिल्स या रबर पेंसिल ग्रिप्स टू असिस्ट द चाइल्ड इन मेंटेनिंग अ ट्राइपॉड ग्रास्प। हम जैसे 3 फिंगर्स यूज़ करके जो पेंसिल को पकड़ते हैं उसके लिए आप ट्रायंगुलर शेप्ड पेंसिल्स ले लो, या फिर जो रबर पेंसिल्स या पेन पेंसिल होती है वैसी अच्छी ग्रिप वाली पेंसिल ले लो। प्रोवाइड स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी सिजर्स दैट ओपन ऑटोमेटिकली आफ्टर ईच कट, कुछ ऐसी भी सिजर्स होती हैं जो अपने आप जो है हर कट के बाद ओपन हो जाती हैं, उससे भी जो है बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स हैं उसमें सिजर को यूज़ करने में हेल्प आएगा।
मॉडलिंग एंड फीडबैक, सिट विद द चाइल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेट द मूवमेंट स्लोली। एग्जाम्पल, बच्चे के साथ बैठो और उसको बोलो कि आप मेरे को ऑब्जर्व करो और ये देखो किस तरीके से मैं पेंसिल को पकड़ रही हूँ, फिर आप उनके हाथ को जेंटली गाइड करो। तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से और राइट सेंसरी मोटर टूल्स यूज़ करके जो बच्चे हैं वो इस फाइन मोटर डिले को ओवरकम कर लेते हैं एंड अकेडमिक के रिटर्न वर्क के अंदर दे डू नॉट फॉल बिहाइंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो जी स्टैनली ने बोला कि जो एडोलेसेंस है ना वो होता है द पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो ये ऑब्वियसली वो फेज़ होता है, ट्रांजिशनल फेज़ होते हैं जहाँ पे फिजिकल, हार्मोनल और कॉग्निटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और इसी से एक शिफ्ट आता है हमारे इमोशंस में कि वो किस तरीके से प्रोसेस हो रहे हैं और एक्सप्रेस हो रहे हैं। इस टाइम पे इमोशनल इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा डीपली इमोशंस को फील करना, हो सकता है एक छोटी सी जो है सेटबैक या कुछ छोटा सा फेलियर बहुत बड़ा लगे और एक छोटी सी विन कुछ ज़्यादा ही यूफोरिया यानी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट दे। मूड इंस्टेबिलिटी, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से जो एडोलेसेंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होते हैं। हो सकता है अभी वो हंस रहे हैं बट थोड़े टाइम बाद ही उन्हें इरिटेबल फील हो। ईगो सेंट्रिज्म एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक इमेजिनरी ऑडियंस के बीच में, जिस वजह से दे बिकम वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर अपीयरेंस या फिर कोई गलती ना हो जाए उनसे। सेल्फ कॉन्शियसनेस की फीलिंग आ जाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस, दे वॉन्ट इंडिपेंडेंस एंड विच इज़ वाई दे एक्सपीरियंस एक ऐसा डिज़ायर कि मेरे को इंडिपेंडेंट होना है बट दे स्टिल फियर द लॉस ऑफ पेरेंटल सपोर्ट। पीयर डिपेंडेंट सेल्फ एस्टीम, उनके जो इमोशंस होते हैं ना वो सोशल एक्सेप्टेंस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि अगर सोशल मीडिया पे किसी ने उन्हें अनफॉलो कर दिया तो उनको जेन्युइनली इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है। और यही अगर कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर्स समझे, पेरेंट्स समझे तो उनको नेसेसरी इमोशनल स्कैफोल्डिंग सपोर्ट दिया जा सकता है जिससे दे कैन नेविगेट थ्रू दिस टर्बुलेंट स्टेज विद पेशेंस। नेक्स्ट है डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन एंड देयर क्लासरूम इम्प्लीकेशंस। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ना ये एक थ्योरी है जिसमें बोला जा रहा है कि जो बच्चा है अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को वो खुद कंस्ट्रक्ट करे। कैसे करेगा? थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। तो इसमें जो फोकस है वो टीचिंग से ज़्यादा लर्निंग पर है। अब इसके लिए क्या करना है? लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। ये जो नॉलेज है ना वो बच्चे के अंदर एक वेसल मत समझो बच्चे को, उसमें ऐसे डालो मत, बल्कि जो बच्चा है वो खुद बनाएगा अपनी नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी पे लेक्चर से बेटर है टीचर बोले बच्चे को आप ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करो और फिर बताओ क्या हो रहा है। द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज है वो बहुत काम आती है। यहाँ पे क्या होता है, जो न्यू लर्निंग होगी ना, जो बच्चा नया सीखेगा आज क्लास में, वो पिछली वाली लर्निंग से रिलेटेड होनी चाहिए, उसके ऊपर बिल्ड अपॉन होनी चाहिए। तो ये जो गैप होगा कि अभी बच्चा कितना जानता है और आगे उसे कितना जानना है, इस गैप को टीचर ब्रिज करेगी। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, वाइगॉत्स्की ने बोला है कि जो लर्निंग है वो एक सोशल एक्ट है। तो जो कोलैबोरेटिव ग्रुप्स होते हैं उनसे क्या होता है, बच्चे एक दूसरे को समझाते हैं कॉन्सेप्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे बच्चे की खुद की अंडरस्टैंडिंग सॉलिडिफाई हो जाती है। फिर स्कैफोल्डिंग और ZPD, जो टीचर है वो इनफ सपोर्ट प्रोवाइड करे यानी स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करे जिससे जो बच्चा है वो एक ऐसे लेवल को पहुंच जाए जहाँ पे वो अकेला नहीं पहुंच सकता, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लासरूम इम्प्लीकेशंस, जो क्लासरूम है वो एक लैबोरेटरी बन गई। फॉर एग्जांपल, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जहाँ पे बच्चे जो है वो अपने खुद ही क्वेश्चंस जो हैं वो निकालेंगे और फिर एक ऐसी रिसर्च कंडक्ट करेंगे जिससे उनको उसके आंसर मिले। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होगा। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है वो क्लासरूम को एक डायनामिक इन्वायरमेंट में बदल देता है। जो बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन की खुद ही ओनरशिप ले लेते हैं, जिससे उनकी जो लर्निंग है वो डीपर होती है और ज़्यादा परमानेंट होती है, वो ज़्यादा याद रख पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चे की एबिलिटी है सोचने की, समझने की, रीजनिंग करने की। वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंट है, जो एडल्ट इंटरेक्शन होगी घर में, स्कूल में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को बढ़ा सकता है या फिर कम भी कर सकता है।
जो पेरेंट्स होते हैं वो फर्स्ट मेंटर्स होते हैं, वो बच्चे की फाउंडेशनल लैंग्वेज इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेरेंट है वो हर चीज़ करते वक्त, लेट्स से कुकिंग करते हुए, वो बच्चे को हर एक वोकैबुलरी बता रहा है, वो कह रहा है कि आई एम चॉपिंग द रेड राउंड टोमेटो, तो इससे क्या है, इससे बच्चे की वोकैबुलरी भी इन्हांस हो रही है, उसको न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं उसकी लैंग्वेज में, और उसको ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चल रहा है, वो कैटेगराइज कर पाएगा, कलर्स के बारे में पता चल जाएगा उसको। स्टिमुलेटिंग होम एनवायरनमेंट, बच्चों को ओपन एंडेड टॉयज दिए जाएं जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स या पजल्स, उससे उनकी स्पेशल रीजनिंग, शेप्स के बारे में, या फिर कौन सी जो ब्लॉक है जिससे वो यूज़ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उससे जो बच्चे की लॉजिक है वो भी फॉर्म हो जाएगी स्कूल जाने से भी पहले। टीचर्स एज फैसिलिटेटर्स, जो टीचर्स हैं वो सिस्टमैटिक थिंकिंग को इंट्रोड्यूस करें। साइंस क्लास के अंदर जो टीचर्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़, कोई भी आपने सिनेरियो दे दिया कि अगर सन है वो मून के पास आ जाए तो क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन, जिससे जो बच्चों से क्रिटिकल थिंकिंग या हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो। क्रिएटिंग कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, अभी प्याजे ने बोल रखा था ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो जो टीचर है ना वो अभी बच्चे की जो करंट अंडरस्टैंडिंग है उसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा चैलेंज देगा जिससे जो बच्चा है अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको ऊपर उठना पड़ेगा, उसे अडेप्ट करना पड़ेगा, और अभी अपना जो मेंटल स्कीमा है उसे ग्रो करना पड़ेगा। अभी उसकी नॉलेज ए थी, बट अब वो फोर्स करेगा खुद को कि अपनी नॉलेज को A+ में लेके जाऊँ, थोड़ा और बढ़ाऊँ। वो काम टीचर करेगी, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस चैलेंज को पोज करने का। While parents provide the emotional and linguistic foundation for thought, teacher refines these into logical and scientific reasoning, ensuring holistic cognitive progress. आगे चलते हैं। An adolescent student in your class is struggling with self-esteem issues due to peer pressure. How would you support them? Help them? हमने पहले भी पढ़ा था कि adolescence के टाइम में जो होता है, जो पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस है ना वो ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू फैमिली। जो बच्चा है उसे लगता है कि जो मेरे पीयर ग्रुप है ना, वो ज़्यादा अच्छी मेरे को सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे रहे हैं। इसी वजह से अगर बच्चे को लग रहा है कि मैं फिट इन नहीं कर पा रहा, तो उससे नेगेटिव पीयर प्रेशर को बढ़ावा मिल जाता है, और बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है। तो इस समय पे टीचर को क्या करना चाहिए? A teacher must ensure a zero tolerance policy for bullying and mockery. Obviously, क्लासरूम में बिल्कुल भी आपको टॉलरेट नहीं करना अगर कोई भी बच्चा बुली कर रहा है या फिर किसी को टीज किया जा रहा है। टीचर को कुछ रूल्स अपनी क्लासरूम में रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक बच्चे को सेफ फील होगा तभी तो वो अपने स्ट्रगल्स को एक्सप्रेस कर पाएगा। आइडेंटिटी स्ट्रेंथनिंग, encourage the student to find niche groups. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कुछ ऐसे बच्चों से जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो बच्चा है वो लेट्स से वो एथलीट नहीं है, वो रनिंग उसको नहीं पसंद, लेकिन उसे चेस बहुत पसंद है, तो जो टीचर है वो ये भी बताए कि फॉर एग्जांपल बच्चों, आपको पता है चेस के अंदर हम आजकल गोल्ड मेडल्स आ रहे हैं, हमारे स्कूल में ना एक चेस क्लब बना है, तो जो बच्चा है वो उसमें भी इंटरेस्ट लेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। Assertiveness training, use role play to teach students how to say no. For example, ऐसे डायलॉग्स दिए जाए बच्चे को रोल प्ले के अंदर ही जिसमें ऐसे रिस्पॉन्सेज हों, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट इनटू दैट बट यू गाइस हैव फन। उसमें बच्चा जो है अपनी डिग्निटी भी मेंटेन कर रहा है और प्रेशराइज भी नहीं हो रहा। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, बच्चों को ये हेल्प मिलनी चाहिए ये समझने के लिए कि इमेजिनरी ऑडियंस रियल नहीं होती, एंड ऑनेस्टली जो आसपास के लोग हैं या पीयर्स हैं वो खुद के बारे में ज़्यादा अभी वरिड हैं, वो आपको जज नहीं कर रहे बार बार। हाईलाइटिंग अचीवमेंट्स, अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरह की कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसको प्रेज़ किया जाए, उसको जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाए कि हर चीज़ की वैल्यू आपके पीयर की अप्रूवल की वजह से नहीं होती, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस। तो supporting an adolescent self-esteem, it requires a balance of empathy and empowerment. उनको ये फील कराना कि जो ट्रू सेल्फ वर्थ होती है ना वो अपनी वैल्यूज से आती है, दूसरों एक्सटर्नल की कंफर्मिटी से नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सपोर्ट योर आंसर विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स।
तो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि इंसान के थॉट्स या फीलिंग्स खुद ही के लिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस की हु एम आई, उसका आंसर होता है ये। एंड इसी के ऊपर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी भी बिल्ड होती है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आइडल सेल्फ, यानी मैं क्या बनना चाहता हूँ। दूसरा रियल सेल्फ, मैं अभी क्या हूँ, हु आई एम। और सेल्फ एस्टीम, कि मैं खुद को कितना वैल्यू करता हूँ। अब इस पे इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर की बात करें तो जो चाइल्ड का सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, वही उसके एक्शंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा खुद को ये समझता है कि मैं हेल्पफुल हूँ, तो वो दूसरों को हेल्प करेगा, उसकी ऐसी ही पर्सनालिटी ट्रेट बनेगी। मोटिवेशन और रेजिलियंस, जो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है ना, उसका एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। यानी कि अगर कोई बच्चा खुद को बहुत डिटर्मिनेंट मानता है, तो अगर उसने कोई भी गलती करी या उसके एग्जाम्स में कम मार्क्स आए, तो वो खुद को चैलेंज करेगा कि नहीं, मुझे और अच्छा करना है, मुझे और लाना है। लेकिन अगर किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट पुअर होगा तो उसको लगेगा हाँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, अगर चाइल्ड को बार बार यही बोला जाए बच्चे को कि आप नॉटी हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे वैसे हो, एक्सटर्नली अगर यही बोला जाए, तो क्या होगा, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट में ये बात बैठ जाएगी और फिर वो होगा या नहीं भी होगा ना, तब भी वो वैसा ही बन जाएगा। तो ये एक ट्रेट होती है रिबेलियसनेस की, और फिर ये परमानेंट पर्सनालिटी बन जाती है। क्योंकि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये एक ब्लूप्रिंट होता है पर्सनालिटी का। तो एजुकेटर्स की ड्यूटी है कि वो पॉजिटिव फीडबैक दें और बच्चे को बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा हेल्दी और केपेबल सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप कराने में मदद करें। अब चलते हैं पार्ट 4 पे। इसमें भी 8 क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू डू एनी 5 और ये 8 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ यू विल मेक यूज ऑफ दिस नॉलेज इन योर स्कूल। तो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस और ऑर्डरली प्रोसेस होता है। इसके कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जो डेवलपमेंट है ना वो कंटिन्यूअस होती है। वूम टू टूम का प्रोसेस होता है। क्लास में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो ग्रेड 1 में स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं एज अ टीचर क्या करूँगी, उसको ग्रेड 2 के अंदर सपोर्ट करूँगी। उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट हम करवाते ही रहेंगे, क्योंकि फिर वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4। उससे पता चलता है कि जो लर्निंग है वो ऑन गोइंग जर्नी है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी। जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल ऑर्डर फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल द सेफेलोकॉर्डल, यानी हेड टू टो, या फिर प्रॉक्सिमा डिस्टल, सेंटर टू आउट। तो स्कूल के अंदर बच्चा हम एज अ टीचर क्या करेंगे, फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम ये ध्यान रखेंगे जब बच्चा है वो अपने टॉर्सो को यानी कोर को पहले बैलेंस करना सीखे, उसके बाद वो फाइन मोटर टास्क करेगा। मतलब पहले जो है बच्चे की हम ग्रॉस मोटर लिम्स यूज़ अच्छे से करना सिखा दें, उसके बाद वो उसको फाइन मोटर वाले टास्क दे कि जैसे नीडल और थ्रेड को कुछ स्यू करना या फिर पेंसिल से कुछ ड्रॉ करना। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा अपनी अपनी पेस पर ग्रो होता है। तो एज अ टीचर अपनी क्लास में मैं डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करूँगी। मैथ्स क्लास के अंदर पूरी क्लास मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कर रही है, मैं जो बच्चा कंक्रीटली सीखता है उसको विजुअल ब्लॉक्स दे दूँगी, और जो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में अच्छा उसको वर्ड प्रॉब्लम्स दे दूँगी। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, तो फिजिकल मेंटल सोशल ग्रोथ ये आपस में लिंक्ड होती हैं। अगर एक बच्चा फिजिकली इल है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसके टेम्पर यानी कॉग्निटिव और इमोशनल एस्पेक्ट सफ़र करेंगे। तो हम एक हॉलिस्टिक स्कूल एनवायरनमेंट रखेंगे जहाँ पे कंटिन्यूस हेल्थ चेकअप्स भी हो रहे हैं और इमोशनल काउंसलिंग भी हो रही है एकेडमिक्स के साथ साथ। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को जो हमने सीखे, इसके अलावा भी होते हैं बट ये विचार थे, इन सब से क्या होता है, स्कूल एक ऐसा स्पेस बन जाएगा जहाँ पे जो चाइल्ड की ग्रोथ है वो ईजिली हो पाएगी और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा बच्चे का। क्वेश्चन 25, हाउ डू फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी, सपोर्ट योर आंसर विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो बॉडी की ग्रोथ होती है, और जो मोटर डेवलपमेंट है उसमें मसल की कंट्रोल की बात हम करते हैं। एंड ये दोनों ही बच्चे की पर्सनालिटी, जो बायोलॉजिकल फाउंडेशन है बच्चे की पर्सनालिटी, उसके अंदर हेल्प करते हैं इसको फॉर्म करने में। तो पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस इन बॉडी इमेज, जो चाइल्ड की फिजिकल अपीयरेंस है ना और स्ट्रेंथ, वो उनकी सेल्फ एस्टीम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा उसकी एक्सट्रोवर्टेड और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन जाती है
क्योंकि उसको सोशल रीइंफोर्समेंट भी बहुत मिलता है। इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, मोटर डेवलपमेंट की वजह से जो बच्चा है ना वो अपने काम खुद कर सकता है, जिसके फाइन मोटर स्किल्स जल्दी डेवलप हो गए, तो अपने शूज़ वो खुद बांध लेगा, शू लेस, या खुद को वो अपने हाथों से खाना खा सकता है, फोर्क यूज़ करनी आती है, तो उसकी बड़ी ही सेल्फ रिलायंट पर्सनैलिटी बन जाती है, बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। इसी का उल्टा अगर बच्चे की अभी मोटर स्किल्स में डिले आ रहा है तो वो थोड़ा डिपेंडेंट हो जाता है, एंक्शस बन जाता है। सोशल स्टेटस एंड लीडरशिप, तो चाइल्डहुड के अंदर जो फिजिकल प्रोग्रेस होती है वो ऑफ्टन ऐसे सोशल हायरार्की से लिंक होती है, यानी कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा ही एडवांस्ड ग्रोस मोटर स्किल्स हैं, लेट से वो बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग कर पाता है, तो उसको टीम का कैप्टन बना दिया जाता है, जिससे उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और डिसाइसिवनेस आ जाती है उसकी पर्सनालिटी में। इमोशनल रेगुलेशन, फिजिकल एक्टिविटी एक तरीका होता है टू वेंट आउट इमोशंस, तो अगर वो बच्चा जो इस तरीके के आउटलेट, मोटर आउटलेट्स नहीं है उसके पास, तो बड़ा रेस्टलेस हो जाएगा, बहुत ही एग्रेसिव हो जाएगा। तो अगर एक बच्चे को प्लेग्राउंड दिया जाए जहाँ पे वो भागे खेले, तो उससे क्या होगा, उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस और काम टेम्परामेंट उसको मिल जाएगा, क्योंकि देयर इज़ अ रिलीज ऑफ फिजिकल एनर्जी। तो जो फिजिकल और मोटर माइलस्टोन्स हैं वो सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होते, बल्कि वो एक प्राइमरी ड्राइवर होते हैं बच्चे की सोशल स्टैंडिंग में और उसकी इंटरनल सेल्फ वर्थ में, जो आगे चल के बच्चे की परमानेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स बन जाते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स द डेवलपमेंट रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड्स फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ। तो प्ले की जब भी हम बात करते हैं, खेल की बात करते हैं, तो वो तो यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है चाइल्डहुड की, और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अभी हम पढ़ाई से एक ब्रेक ले रहे हैं, बल्कि यही तो सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है। कैसे होती है? फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो जब एक्टिव प्ले होता है जिसमें रनिंग हो रही है, जंपिंग हो रही है, क्लाइंबिंग हो रही है, तो उसमें बच्चे की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और मसल टोन इम्प्रूव होती है। प्लेइंग टैग या फिर कैच या पकड़म पकड़ाई, उससे क्या होता है, बच्चे की ग्रोस मोटर कोऑर्डिनेशन होती है, रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होता है। कॉग्निटिव ग्रोथ की बात करें तो प्ले की वजह से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करवा सकते हो बच्चे में। बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक्स से खेल रहे हैं, उससे वो ग्रेविटी के बारे में सीखते हैं, बैलेंस के, जियोमेट्री के। कुछ बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं, जैसे कि डॉक्टर डॉक्टर खेलना, उससे उनकी इमेजिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ती है। इमोशनल ग्रोथ, जब भी बच्चे खेलते हैं ना तो उनको एक सेफ स्पेस मिल जाती है जहाँ पे वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर कोई बच्चा, उसको अंधेरे से डर लगता है, तो वो हाइड एंड सीक अगर थोड़े से अंधेरे वाले रूम में खेल रहेगा, तो उससे उसको धीरे धीरे एक सेंस ऑफ कंट्रोल आएगा, वो अपने फियर को ओवरकम कर पाएगा। सोशल ग्रोथ, जो ग्रुप प्ले होते हैं, जब बच्चे ग्रुप में खेलते हैं तो उससे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट सीखते हैं वो। लेट्स से जब वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो वो रूल सीखेंगे, बॉल को शेयर करना सीखेंगे, जीतना भी सीखते हैं और लूजिंग भी सीखते हैं कि किस तरीके से दोनों को हैंडल करना चाहिए। उससे ऑब्वियसली एक टीम के अंदर कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ये सब जो है आता है। अल्टीमेटली प्ले सर्व्स एज अ लैबोरेटरी वेयर चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट विद लाइफ चैलेंजेस। तो जो प्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा फैक्टर है जो हमें इंक्लूड करना चाहिए बच्चे की चाइल्डहुड में। क्वेश्चन 27, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स स्टेजेस विद कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मॉरल डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो एक ही थ्योरी आ जाती है हमारे दिमाग में, विच इज़ ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग। तो उन्होंने बोला है कि जो मॉरल डेवलपमेंट होती है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो बच्चा है वो एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप करता है टुवर्ड्स सोसाइटी के बाकी लोगों में, कल्चरल नॉर्म्स में, लॉज में, और एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की सोच भी जो है इसमें आ जाती है। तो इन्होंने 3 हमारे को स्टेजेस दिए थे, लेवल दिए थे। पहला प्री कन्वेंशनल, इसमें उन्होंने बोला जो मोरालिटी होती है ना वो एक्सटर्नल होती है, यानी जो बच्चा वो क्या करेगा, उसको बस इस बात का डर है कि मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, तो वो अच्छी हैबिट्स करेगा, या फिर उसको ये है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने टॉय सिर्फ तभी शेयर करता है क्योंकि उसको डर है कि टीचर है वो उसे डांटेंगी, पनिशमेंट, ओबीडियंस। या फिर वो कुछ काम अच्छा करेगा इस वजह से कि उसको एक सेल्फ इंटरेस्ट है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे स्टिकर मिलेगा या स्टार मिलेगा। फिर आ जाती है कन्वेंशनल लेवल, इसमें जो मोरालिटी होती है ना वो होती है सोशल ऑर्डर पे, और एक ऐसे डिज़ायर कि मुझे अप्रूवल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
एक एडोलेसेंट है, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो स्कूल बंक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ना गुड गर्ल या गुड बॉय बनना है, वैसा मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे बोलें। और दूसरा ये रीज़न हो सकता है अच्छे हैबिट्स के लिए कि जो लॉज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोसाइटी में, तो मैं तो लॉ के ही अकॉर्डिंग चलूँगा, जैसे जैसे बोले ना रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगा। फिर आ जाती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब ये हाईएस्ट लेवल होता है मोरालिटी का। इसमें मोरालिटी बेस्ड होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पे। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे जो इंसान है हो सकता है वो कि माइनर लॉ को ब्रेक कर दे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कार के अंदर एक इंसान ड्राइव कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। अब जब रेड लाइट आएगी क्या वो वेट करेगा पूरी रेड लाइट का कि नहीं मैं तो ये वाला लॉ नहीं ब्रेक करूँगा? लॉज आर फॉर पीपल, पीपल आर नॉट फॉर लॉज। तो इसी वजह से जो ह्यूमन की राइट्स है और जस्टिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजिड रूल्स से। उस टाइम पे किसी की लाइफ बचाने के लिए ही विल ब्रेक अ लॉ। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की कॉन्शियस आ जाती है कि मेरी सोच इस समय पे ये सही कह रही है तो मैं ये करूँगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जो मॉरल डेवलपमेंट है ना वो सीक्वेंशियल होती है, यानी कि जो स्टेजेस है आप स्किप नहीं कर सकते। हो सकता है कोई इंसान किसी स्टेज पे हो किसी लाइफ में बट आगे ऊपर ही बढ़ेगा, वो स्किप नहीं कर सकता कि डायरेक्ट पनिशमेंट ओबीडियंस डायरेक्ट ही उसका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, नहीं ऐसा नहीं है। और ये किस चीज़ से ड्रिवन होता है? कॉग्निटिव ग्रोथ से, सोशल उसके इंटरेक्शंस से। तो सेल्फिश से हम सोशल बन जाते हैं, उससे यूनिवर्सल बन जाते हैं। तो जो मॉरल डेवलपमेंट होती है वो बच्चे को सिर्फ बायोलॉजिकल ड्राइव्स या इम्पल्सेस से वो कहाँ चले जाते हैं, एक प्रिंसिपल्ड सिटीजन जो अपने एथिकल डिसीजंस जो है ले सकता है बेस्ड ऑन जस्टिस एंड एम्पैथी। क्वेश्चन 28, एक्सप्लेन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ऑब्वियसली आ गई पियाजे की थ्योरी। तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने बोला कि जो चिल्ड्रन है ना दे आर एक्टिव साइंटिस्ट, अपनी अंडरस्टैंडिंग वो खुद जो है बिल्ड करते हैं। उसके उन्होंने 4 स्टेजेस दे दिए। अब जो भी स्टेजेस दे देता है ना वो कह देता है जो डेवलपमेंट है उनके लिए वो डिसकंटिन्यूअस हो जाती है क्योंकि स्टेजेस में उसने तोड़ दिया डेवलपमेंट को। उन्होंने बोला है कि जो मेंटल ग्रोथ या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना ये प्रोडक्ट होती है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन का। इनकी 4 स्टेजेस की बात करें तो पहली है सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, यानी कि सेंसेस के थ्रू लर्नना। जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है बाय प्लेइंग पीकअबू, यानी उसको अपना ऑब्जेक्ट दिखाया फिर छुपा दिया, फिर दिखाया फिर छुपा दिया। 2 साल तक आते आते उसको समझ आ जाता है कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये है एग्जिस्ट कर रहा है, इसको भी छुपा दिया गया है। प्री ऑपरेशनल सिम्बॉलिक थॉट एंड लैंग्वेज। इसमें जो बच्चा बड़ा ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब बच्चे को लगता है कि जो मैं जिस तरीके से सीख रहा हूँ देख रहा हूँ चीज़ों को वैसे ही सब देखते हैं। एक क्वेश्चन भी था इसका सीटेट का कि एक बच्ची है उसको पूछा उसको लग रहा है कि कोई इंसान बड़ा सैड है, क्यों? क्योंकि उसने उसकी लेट्स से कुछ ले लिया है, चॉकलेट ले लिया है, तो इस वजह से वो सैड हो। बड़ा ईगोसेंट्रिक बच्चे बिहेव करते हैं, उन्हें लगता है कि वो ही जिस तरीके से देख रहे हैं चीज़ों को वैसे ही सब देखते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल, यहाँ पे थोड़ी लॉजिकल थॉट आता है अबाउट रियल ऑब्जेक्ट्स का। मतलब ये समझना कि जो 1 लीटर पानी है वो 1 लीटर ही है, चाहे उसको एक लंबे से ग्लास में डालो या फिर किसी वाइड बाउल में डालो। एंड 4th इज फॉर्मल ऑपरेशन, यानी 11 से ऊपर, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो जो टीचर है उनको डिस्कवरी लर्निंग करवानी चाहिए, स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने दो, लेक्चर मत दो। रेडीनेस टू लर्न, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अभी मत सिखाओ जब तक बच्चा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज तक पहुंचा नहीं है। हवा में चीज़ें मत कराओ। TLMs का यूज़ किया जाए, बीड्स, चार्ट्स, ताकि बच्चे कॉन्क्रीट स्टेज में विजुअलाइज कर पाए कॉन्सेप्ट को। तो इसी तरीके से जो पियाजे की थ्योरी है उन्होंने बोला कि टीचर के लेक्चर से ज़्यादा हम बच्चे की मेंटल रेडीनेस पर फोकस करें, उसको कंस्ट्रक्ट करने दें उसकी नॉलेज। आगे बढ़ते हैं। वाइगॉत्स्की की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो जो लेव वाइगॉत्स्की थे उनकी सोशो कल्चरल थ्योरी थी, उन्होंने कहा था कि सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। पियाजे के अनलाइक पियाजे, वाइगॉत्स्की कहते थे कि जो लर्निंग है ना वो पहले आती है डेवलपमेंट से, थॉट से पहले, और ये होता है सोशल कॉन्टैक्ट की वजह से। इन्होंने कुछ टर्म्स दी थी। पहला ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वो वाला गैप है जहाँ पे जो बच्चा है
वो अकेले क्या कर सकता है और हेल्प के साथ क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एक बहुत ज़्यादा मैथ्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अकेला सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन अगर टीचर हिंट दे तो वो कर पाएगा। अब स्कैफोल्डिंग ये टेम्पररी सपोर्ट होता है, ये वो हिंट होता है जो कोई उसे अडल्ट देगा या फिर मोर नॉलेजेबल अदर देगा। एम कोई एडल्ट हो सकता है, टीचर हो सकती है, पेरेंट्स हो सकता है वो उसका मोबाइल फ़ोन हो, या फिर कोई भी इंसान हो सकता है जिसकी नॉलेज ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, जो टीचर है वो बच्चे को कुछ सेंटेंस स्टार्टर दे रही है, हिंट दे रही है, क्यूज़ दे रही है, जिससे वो आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है या कुछ लिख पा रहा है। रोल ऑफ लैंग्वेज, वाइगोत्स्की ने बोला कि जो प्राइवेट स्पीच होती है ना, यानी जब बच्चा खुद से बात करता है, ये एक टूल होता है फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड थॉट, और धीरे धीरे करके यही इंटरनल थॉट हो जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, कोलैबोरेटिव लर्निंग की जो क्लासरूम है उसके अंदर आप ग्रुप वर्क करवाओ, पीयर ट्यूटरिंग करवाओ। असिस्टेड लर्निंग, टीचर का काम है स्कैफोल्ड करने का, टीचर फैसिलिटेटर होगी। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बच्चे की जो भी लेसन है ना वो उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड दो, उसके कल्चर से, सोशल बैकग्राउंड से रिलेटेड दो। तो उन्होंने यही बोला कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द सोशल इंटरेक्शन। तो आपकी जो क्लासरूम है उसको इस तरीके की एक सोशल कम्युनिटी की तरह बनाई जाए जहाँ पे जो है लैंग्वेज को और उनके कल्चर को, उनके बैकग्राउंड को इम्पोर्टेंस दी जाए। क्वेश्चन 30 है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनी 5 लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाइड बाय WHO, ऑल्सो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन इन स्टूडेंट्स। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बोला है कि कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो ऐसी एबिलिटीज़ हैं या पॉजिटिव बिहेवियर है जो एक इंसान को अपने एवरीडे लाइफ के चैलेंजेस को बहुत इजीली केटर कर सकते हैं अगर उनके पास ये स्किल्स हैं। और अभी 21st सेंचुरी के अंदर किसी भी बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इन सारी स्किल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ 5 की स्किल्स में आती हैं। पहला सेल्फ अवेयरनेस मतलब मैं ये समझ जाऊँ मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कैसी हैं। जो बच्चा है अगर उसको समझ आ गया कि हाँ अभी मुझे गुस्सा जल्दी आता है, तो वो अपने लिए क्या करेगा, डीप ब्रेथ्स, मेडिटेशन कर सकता है। सेकेंड इज एम्पैथी, पुटिंग योरसेल्फ इन अदर पर्सन्स शूज़, यानी कि जो बच्चा है फॉर एग्जांपल वो किसी क्लासमेट की हेल्प कर रहा है विदाउट बीइंग आस्क्ड। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली, यानी कि कुछ भी सुनने से पहले और उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले बच्चा क्वेश्चन करता है क्या ये सही है, कितना ज़्यादा रिलायबल है, एनालाइज करता है। क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से देखा जाए, यानी फॉर एग्जांपल बच्चे ने लेट से प्लास्टिक की बॉटल से कोई बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट मॉडल बना दिया, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ काम आई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली खुद को वर्बली नॉन वर्बली एक्सप्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल बीइंग एबल टू से नो टू पीयर प्रेशर फॉर्मली बट पोलाइटली, कि लड़ाई भी नहीं करनी बट अपनी बात रखना जानना सीखना है। इम्पॉर्टेंस इसकी है कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन नोइंग एंड डूइंग, और इससे बहुत ऐसे रिस्की बिहेवियर्स जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़, स्कूल स्ट्रेस, इन सभी को प्रिवेंट किया जा सकता है। और बच्चा आगे चल के किस तरीके से वर्क प्लेस में काम करेगा जहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत होगी वो भी प्रिपेयर करते हैं बच्चे को। By integrating life skills into the school curriculum, we ensure that students do not just become literate, but become competent human beings capable of navigating the complexities of modern life. Next, last question. What do you understand by the term personality? How does the overuse of defense mechanisms affect a person's personality? Justify your answer by providing examples of any 4 types of defense mechanisms. तो पर्सनालिटी बड़ी ही यूनिक होती है और एक रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न होता है थॉट्स का, फीलिंग्स का, बिहेवियर का, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है। इट इज़ शेप्ड बाय हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, और उस तरीके से कि जिस तरीके से एक इंडिविजुअल अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर पाता है। डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे जो इंसान है उसकी जो ईगो होती है ना वो खुद को बचा पाती है किसी एंग्जाइटी से या अनप्लेजेंट इमोशन से। वैसे तो मॉडरेशन में इसका यूज़ किया जाए इट्स फाइन, बट इसका ओवर यूज़ करना
उससे क्या होता है, हम रियलिटी से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, बहुत ही मैल अडेप्टिव या रिजिड पर्सनालिटी हो जाती है, एंड इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जिससे लगेगा कि इंसान कितना इमोशनली इमेच्योर है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो पहला है रैशनलाइजेशन, यानी कि लेट्स से कोई एग्जाम्पल के थ्रू बच्चा जो है वो फेल हो गया एग्ज़ाम में। अब हुआ तो वो अपनी खुद की कम्पिटेंस की वजह से है, या उसने पढ़ाई नहीं की है डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, बट उसने क्या बोला कि जो टीचर है ना वो उसको मैं पसंद नहीं, उसने मुझे कम मार्क्स दिए हैं। तो ये ऐसे एक्सक्यूजेस दे रहा है कि जो टीचर है वो तो मुझे हेट करता है, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं, वो एडमिट नहीं करना चाहता अपनी खुद की जो गलती है उसको। प्रोजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल जो खुद की अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स है ना वो दूसरों को ब्लेम कर देना, यानी कि बहुत ही एग्रेसिव इंसान है, वो खुद एग्रेसिव है बट वो कहता है कि बाकी सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और मेरे को हॉस्टाइल है मेरी तरफ, मुझे अकेला अकेला कर देते हैं। वही बात, अपनी खुद की चीज़ ना देखना बट दूसरों को जो है उनके बारे में वो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसको प्रिंसिपल ने डांट दिया, फिर टीचर क्लास में आई और उसने बच्चों को डांट दिया। इमोशंस को इधर से उधर जो है रीडायरेक्ट करना, क्योंकि हायरार्की वाइज प्रिंसिपल ने अपनी फ्रस्ट्रेशन टीचर पे निकाल दी, टीचर ने बच्चों पे निकाल दी, विच इज़ वेरी रॉन्ग। रिग्रेशन, रिटर्निंग टू अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अंडर स्ट्रेस, दिस इज़ ऑल्सो डिफेंस मैकेनिज्म, कि कोई 10 साल का बच्चा है, उसका न्यू सिबलिंग आया तो अभी उसे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ हैपनिंग इन द फैमिली, इफ़ दे आर अंडर स्ट्रेस दे माइट स्टार्ट सकिंग देयर थंब, कुछ इस तरीके से। तो ये जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं ना, ये टेम्प्रेरी रिलीफ देते हैं स्ट्रेस से। एक हेल्दी पर्सनालिटी वो होती है जो कि रियलिटी को फेस करना जानती है विद करेज एंड सेल्फ अवेयरनेस, और इन साइकोलॉजिकल शील्ड्स के पीछे छुपना वो बंद कर दे। तो ये था चाइल्ड डेवलपमेंट 2025 का डिटेल सोल्यूशन। आई होप अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने डियर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स लेयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय स्कॉलर्स। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.